चर्चा करने चल रहा हूँ ये MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनिट नंबर 3 के बारे में अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 3 में एक चीज़ मिलेगा, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक संस्था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये UGC के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भी सब्जेक्ट जैसे उत्तराखंड के लिए मेडिकल सोशल वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में भी यहाँ से प्रश्न एकाध देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास को। पहले तो मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से कि गतिशीलता होता क्या है। जानते हैं गतिशीलता का मतलब क्या होता है? गतिशीलता का मतलब अगर कोई पूछे ना तो सीधा सीधा आप लोग एक ही जवाब दिया करो कि ये परिवर्तन से है, परिवर्तनशीलता से। गतिशीलता डायनेमिक प्रक्रिया होती है, कैसी चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जब कभी किसी स्थान या स्थिति में परिवर्तनशीलता की बात आए तो वो गतिशीलता होती है। अब यहाँ पर प्रश्न आपके सामने ये कि सामाजिक गतिशीलता फिर क्या है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता के बारे में अगर बात करूं तो सिंपल शब्दों में आपको बताना है कि भाई व्यक्ति और समूह की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होना सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। व्यक्ति, समूह या समुदाय की जो परिस्थिति है, जो स्टेटस है, उसमें परिवर्तन कर दोगे तो वह आपका क्या कहलाएगा? सामाजिक गतिशीलता कहलाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि व्यक्तियों, परिवारों या अन्य श्रेणियों के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग की में गतिशीलता कहलाती। कहने का मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति हो या समूह हो या परिवार हो या कोई अदर श्रेणी भी हो, अदर कैटेगरी भी हो, उन लोगों का जो समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गतिशील हो रहे हैं, जो प्रक्रिया हो रही है परिवर्तनशील की, उसे ही हम बोलते हैं क्या? सामाजिक गतिशीलता। तो आपका एक प्रश्न तैयार यहाँ से हुआ है। यहाँ से प्रश्न ये तैयार हुआ कि व्यक्ति हो या समूह हो या परिवार हो, ठीक है, उसमें या तो आप ये भी कह सकते हो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, ठीक है, जो गति आप प्रदान कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया जो हो रही है वो परिवर्तनशीलता की हो रही है, इसी को बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे फिर कह रहा है कि इस गति का परिणाम स्वरूप उस समाज में उस व्यक्ति या परिवार की दूसरे सापेक्ष सामाजिक स्थिति, स्टेटस जो है, स्टेटस को हम बोलते हैं स्थिति या परिस्थिति भी बोलते हैं, तो बदल जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर उसको हम बोल देते हैं कि यह सामाजिक गतिशीलता होती है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता बेसिकली व्यक्तियों और जो समूह है उसके सामाजिक ढांचे से है। ढांचे का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, संरचना, जहां दूसरे सामाजिक ढांचे में क्या हो रहा है? संचित हो रहा है, एक प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि व्यक्ति समूह का जो सामाजिक संरचना है उसमें आपने परिवर्तन कर दिया है, वही सामाजिक गतिशीलता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं परिभाषा के माध्यम से और आप लोगों का स्पष्ट हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने से होता है। बात ठीक है भाई, उसी को हम बोलते हैं गतिशीलता। जब एक स्थान से दूसरे व्यक्ति जो है दूसरे स्थान को जाता है तो उसे हम साधारणतः आम बोलचाल की भाषा में ये बोलते हैं कि ये गतिशील होने की क्रिया है। ये क्या होने की क्रिया है? गतिशील होने की क्रिया है। और गतिशील होने की जो क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है किसको? सामाजिक गतिशीलता को। सामाजिक गतिशीलता को। तो कहीं ना कहीं गतिशीलता में भौतिकता भी आ जाती है। तो भौतिकता को भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो भी वो माना जाता है। क्वेश्चन में अगर भौतिकता लिखा रहेगा कहीं और रिप्रेजेंट आपको माइंड में सेंस ये बन रहा है कि गतिशीलता को बन रहा है तो वो आप सही मान लेना, उसको वो गलत नहीं होगा। तो भौतिकता को भी ये रिलेट करता है सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। आगे अगर हम बात करें समाजशास्त्रीय अध्ययन में गतिशीलता का मतलब क्या बताया गया कि एक समाज व्यवस्था में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पा लेना। बात वही है, मैं आपसे बता रहा था ना अभी कि वर्ग को लेकर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, यहाँ पे स्थिति की बात हो गई। तो देखो कहीं ना कहीं अगर आप सब वाक्य को पढ़ रहे तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है परिवर्तन को, कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में तो परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है आपको गतिशीलता को, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि जिसके फलस्वरूप इस स्तरीकृत में सामाजिक व्यवस्था में गतिशील व्यक्ति का स्थान ऊंचा उठता है व नीचे चला जाता है। या कहने का मतलब ये कि या तो वो ऊंचा उठ जाए या तो वह नीचे चला जाए, जैसा भी होता है वो कहीं ना कहीं आपको बताएगा, गतिशीलता को ही बताएगा, चाहे वो नीचे जा रहा हो चाहे वो ऊपर जा रहा हो। तो एक स्थान से ऊपर उठकर दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेना या उससे से ऊंचा होना, ठीक है, तो निसंदेह आप इसको बोल सकते हैं कि यह गतिशीलता होती है, ठीक है, ये चीज़ें होती है।
आगे अगर हम बात करें साधारण शब्दों में, यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र में कि सामाजिक गतिशीलता का मतलब किसी व्यक्ति, समूह, श्रेणी, प्रतिष्ठा में परिवर्तन ही सामाजिक गतिशीलता होती है। एक छोटा सा वाक्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति, समूह या श्रेणी, अब देखो समुदाय नहीं आएगा, हालांकि समुदाय माना जाता है, ऐसी बात नहीं है। किसी प्रश्न में वास्तविकता होनी चाहिए, अगर प्रश्न में वास्तविकता होगी तभी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो होना तो चाहिए वो भी। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि व्यक्ति समूह डालता है, और श्रेणी जैसे करेगा तो आपको रिप्रेजेंट हो जाता है वो ऑटोमेटिक, समूह आ गया उसमें, परिवार आ गया उसमें, कोई उसमें निसंदेह मतलब कोई सोचने की बातें नहीं है ना। तो व्यक्ति, समूह, श्रेणी की प्रतिष्ठा में परिवर्तन करना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको, फालतू चीज़ें, ठीक है। सर तो कोई मैसेज कर रहा है ज्वाइन के लिए आपको? अच्छा जी, ओके, आगे बात करते हैं। फिर सामाजिक गतिशीलता में अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये बात बताइए जरा, सामाजिक गतिशीलता अगर आपको कहा जाए डिफाइन करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति से डिबेट होता है तो आप बोल सकते हो ऐसी बात कि व्यक्तियों और समूहों से भिन्न है, अलग है, या तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि व्यक्ति और समूह के स्टेटस में परिवर्तन लाना ही गतिशीलता के रूप में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होता है। बोल दोगे अब आप लोग? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे? बताइए आप लोग। चलो फिर ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेरोकिन एक विद्वान है, इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये विद्वान कहते हैं कि सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन एक व्यक्ति, देखो बात वही, सब घुमा फिरा के बात एक ही होगी, कहीं व्यक्ति में लिखा रहेगा तो कहीं परिवार लिखा रहेगा तो कहीं समूह लिखा रहेगा तो कहीं समुदाय भी मिल सकता है, ठीक है, यही चीज़ मिलेगी। और बात वही है, सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के द्वारा समझा जा सकता है। कहने का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब तात्पर्य, आशय, मीनिंग। तो यह बताता है कि कोई भी वस्तु जिसे मनुष्य ने बनाया है, परिवर्तित किया है, उसे ही हम बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता का अनुभव, ठीक है। तो सामाजिक गतिशीलता का हम अनुभव भी इसको बोल सकते हो। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक गतिशीलता को व्यक्ति और समूह की एक सामाजिक स्टेटस से दूसरी सामाजिक स्टेटस में जाने की क्रिया के रूप में। अब ये बताओ, अब हम मुझे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार म्यूट हो जाइए सतेंद्र जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये था आप लोगों से कि आप लोगों ने देखा कि एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जो परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है वो कहीं ना कहीं बता रही है आपको सामाजिक गतिशीलता को, ठीक है। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को, ताकि आपके माइंड में वो छप जाए सामाजिक गतिशीलता होता क्या है। सम्मिलित करके लेकर प्रश्न पूछेगा तो उसको सेंटेंस 4 के चारों ऑप्शन को पढ़ना, और ऑटोमेटिक गतिशीलता जैसे ही आपको बताएगा कि एक व्यक्ति, समूह या सामाजिक स्टेटस को लेकर दूसरी सामाजिक स्टेटस में परिवर्तन की क्रिया जो हो रही है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है सामाजिक गतिशीलता को। बस इतनी बात, ठीक है। तो कहने का मतलब यही कि कोई भी वस्तु जिसे मनुष्य ने बनाया या परिवर्तित किया है वही सामाजिक गतिशीलता है, ये भी आप जोड़ सकते हो, उसका अनुभव वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी और गतिशीलता जानते हैं कैसी होती है? एक अगर हम बात करें आप लोगों से, सार्वभौमिक होती है वो। और सार्वभौमिकता जब मैं कभी बोलूँ तो आप समझ लिया करो कि वो सत्य होता है ना, सार्वभौमिकता के आधार पे वो सत्य होता है। तो इसलिए वो सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है। जाहिर सी बात है, परिवर्तन होगा ही होगा, परिवर्तन जमाने से हुआ चला आ रहा है ना, परिवर्तन जरूरी है कि नहीं। और सामाजिक गतिशीलता सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। ये सामाजिक गतिशीलता जो है ना, सामाजिक स्टेटस में परिवर्तन को दर्शाती है। ये गतिशीलता ही दर्शाती है चेंजेस को, परिवर्तन को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? बता दीजिए एक बार कंफर्म कर जी। चलो फिर ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अब देखिए कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई है। अब परिभाषा से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोफेसर पीटर महोदय के अकॉर्डिंग, हालांकि कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन पीटर के बारे में थोड़ा सा देखिए कि समाज में सदस्यों को सामाजिक जीवन में होने वाली स्थिति, अब आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेटस, पद, पेशा और निवास स्थान संबंधी परिवर्तन अगर होता है तो उसको हम बोल देते हैं सामाजिक गतिशीलता। अब कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि भाई गतिशीलता होता क्या है, सामाजिक गतिशीलता, अब सीधे सीधा बोलना कि आपके जीवन में आपकी जो इस समय जो स्थिति है, जो कंडीशन है आपकी,
इसके चाहे पद की बात करो, चाहे उसकी व्यवसाय की बात करो, चाहे उसके निवास स्थान की बात करो, चाहे उसके व्यवहार की बात करो, वो सभी के सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं वही सामाजिक गतिशीलता है। आप ये भी बोल सकते हो कि आप घर से लेकर ऑफिस तक आए हो, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सामाजिक गतिशीलता को। एक स्थान से दूसरे स्थान आए हो, इसको बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। बस आगे अगर हम बात करते हैं सीवी गुड के बारे में, सीवी गुड महोदय क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति और मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक, अभी देखो मैंने अपने शब्दों में इसी चीज़ को बोला था और यहाँ मैंने सिर्फ इतना कहा था कि एक सामाजिक स्थिति दूसरी सामाजिक स्थिति से जो परिवर्तन हो रहा वो बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति और मूल्य जोड़ दिया गया। हो सकता है मूल्य के बजाय समूह लिख दे तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है बेसिकली परिभाषा यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हैं, तो ये दो परिभाषा से आपको पता चल चुका होगा। मैं और सारी परिभाषाएं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। बाकी अगर कहीं डाउट वगैरह होगा तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं सामाजिक गतिशीलता में। परिभाषा से एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई बताइए कौन कौन से जो है इसके परिभाषा इसने दिया है सामाजिक गतिशीलता में, ये प्रश्न नहीं आने वाला है। कोई लॉजिक ही नहीं बनता और ना ही कभी पूछा भी गया है आप लोगों से, है ना। परिभाषा समाज कार्य को पूछी जाती है, परिभाषा नहीं पूछी जाती, उनकी भूमिका पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑटो रैंक के बारे में, तो ऑटो रैंक ने एक किताब थी। अब ऑटो रैंक की थेरेपी नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं है कि विल थेरेपी क्या थी, बस ऑटो रैंक की किताबों के बारे में पता हो तो भी आप बता सकते। तो वो कुछ लोग कहते हैं परिभाषा हो गई, तो परिभाषा नहीं होती है, वो सीधा सीधा उसका स्टेटमेंट पूछ देता है भाई किसने किस बात को कहा है, ठीक है। ये चीज़ें होती है। सक्रिय, अगर आपको पता होगा लिसनिंग के बारे में आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, एक्टिव लिसनिंग के बारे में कौन सुनने की बात करे, ये किताब थी। ये किताब किसकी? कार्ल रोजर्स की किताब है। तो ये किताब होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना बेसिकली परिभाषा और थ्योरीज वगैरह नहीं होती, बुक होती है, अपने कॉन्सेप्ट उसमें लिखते हैं, ये मीनिंग होती है। बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसे तो कार्ल रोजर्स आप जानते हो भली भांति तरीके से। ऑटो रैंक ने कौन सी बुक लिखी है सर? विल थेरेपी बुक है उसकी, विल थेरेपी की बुक है, उसमें विल थेरेपी दिया उसने, ठीक है। ऑटो रैंक विल थेरेपी। बाकी अगर हम बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट भी अगर मिलता है अच्छा खासा, तो प्रकारात्मक अभिगम में अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि उसके बारे में व्यापक लेवल पर चर्चा किया है ऑटो रैंक। अब हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो प्रकार का मतलब वही है, स्वरूप बोलिए या तो प्रकार बोलिए, ठीक है। हालांकि कई टाइप है, विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके से बताए हैं, और अभी सही तरीके से किसी चीज़ पर निर्भर नहीं हो पाया है कि भाई ये सामाजिक स्थिति जो है गतिशीलता के ये बातें रिप्रेजेंट करती हैं, कोई फैक्ट नहीं मिला उसका। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अगर इसके वर्गीकरण को लेकर, तो दो ही माना जाता है, एक क्षैतिज, और क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, लंबवत एक वर्टिकल होता है। तो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम जैसे अगर हम बात करें लंबवत के बारे में, तो लंबवत क्या होता है? लंबवत में एक नाम आता है सेरोकिन का। अब आपको अगर मैं बताऊं तो ये सेरोकिन का नाम बड़ा थोड़ा सा फेमस हो जाता है लंबवत गतिशीलता में। इसने कहा कि भाई गतिशीलता की दिशा जो होती है वो दो स्वरूप का वर्णन करती है, दो स्वरूप के बारे में बात करती है। गतिशीलता समांतर गतिशीलता होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति से जो दूसरी स्थिति में जा रही है ना, वो समान जा रही है, तो एक क्रम में जा रहा है, एक चरण में जा रहा है, चाहे वो आरोही क्रम में जाए चाहे वो अवरोही क्रम में जाए, वो बताता है लंबवत के बारे में। उसको लंबवत बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग लंबवत बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, इसमें भी मिल जाएगा। पहले हम बात करते हैं क्षैतिज के बारे में। क्षैतिज क्या होता है कि एक व्यक्ति या समूह के एक ऐसी गति जो समान धरातल पर हो, अर्थात किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा अपनी स्थिति में या स्थिति के समांतर स्थिति में गति लाना क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। मतलब आप समझिए थोड़ा सा अच्छे से कि किसी व्यक्ति हो या समूह की बात हो रही है जिसकी स्थिति में समांतर स्थिति में क्या हो रहा है, गति लाना हो रहा है, गति को लाना हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको क्षैतिज के बारे में, गति को ले आना। लेकिन मैं अभी आपसे बात कर रहा था लंबवत गतिशीलता में कि समांतर गतिशीलता होती है इसमें भी, लेकिन इसमें सामाजिक स्थिति को दूसरी सामाजिक स्थिति में जानने के रूप में एक क्रम होता है। यहाँ क्रम कोई रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, वहाँ क्रम होता है। वहाँ क्रम का मतलब चाहे आप आरोही क्रम में दर्शाइए उस डेटा को, चाहे आप अवरोही क्रम में दर्शाइए उस डेटा को। समांतर मतलब समकक्ष, उसको बताते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए
कि कोई व्यक्ति दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है, मान लीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक शिक्षक है, और यह इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब आज प्रयागराज हो गया है, ठीक है, में भी आकर वो प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक हो जाए, और कोई विद्यार्थी जो है स्नातक कक्षा में से CMP कॉलेज को छोड़कर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में स्नातक कक्षा में प्रविष्टि हो, प्रविष्टि मतलब दाखिला कर ले, तो क्षैतिज गतिशीलता कही जाएगी। वो कोई क्रमबद्धता नहीं था इसमें। ये दिल्ली का एक शिक्षक थे और ये आ गए प्रयागराज में प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है। इसमें कोई ऐसा अब आप इसके अलग अलग सिस्टम, अलग अलग बदलाव, चेंजेस, परिवर्तन क्या चाहते हैं आप। आपने देखा होगा एक मूवी थी जिसमें मैडम करके था, कुछ मैडम ऐसी कुछ मूवी का नाम है। वो अपने जैसी पहले आर्मी में थी वो महिला, लेकिन वो फिर प्रिंसिपल बनती हैं किसी एक ऐसे स्थिति, एक ऐसा क्षेत्र का चुनाव करती हैं वो, जहाँ पर वो बहुत पिछड़ा एरिया होता है, वहाँ पे वो शिक्षक बनती, जो कि देखिए एक मतलब साउथ मूवी है सर, ये तो साउथ वाली। हाँ, साउथ की मूवी है। अब देखिए वहाँ पर उसने, हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया था, एक प्रकार से एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं वो। तो ऐसी प्रक्रिया में आप ये चीज़ें करके अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो जो परिवर्तन हो रहा है, तो एक परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है कि आप वहाँ के शिक्षक वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। एक तो परिवर्तन ही आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं लंबवत की परिवर्तन के बारे में, जब बात करते हैं या उसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं लंबवत में, तो आप उसमें भी ये चीज़ें मेंशन इस तरीके से करेंगे कि मान लीजिए कोई प्रवक्ता है, अब दिल्ली का कोई विश्वविद्यालय का प्रवक्ता है भाई, अब वो नौकरी छोड़कर दिल्ली के, अब मैं आप दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वो दिल्ली के प्रवक्ता पद पर ही ग्रहण कर लेता है। फिर वही पद, देखो वही पद ले रहा है, पद वही है। मैं आपसे यहाँ पर कहने का मतलब था प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर ये भी है, प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर ये भी है, शिक्षक यहाँ पर ये भी हैं, शिक्षक यहाँ पर ये भी हैं। तो ये भी आपका समकक्ष के परिवर्तन में, लेकिन ये परिवर्तन क्षैतिज हो रहा है। लंबवत की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रवक्ता वहाँ पर वो भी मिलेंगे, प्रवक्ता आपको वहाँ पर वो भी मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय है, वहाँ की नौकरी छोड़ किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पर उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और वहाँ पर उन्होंने एक स्थिति का क्रम को दर्शाया, एक अंतर के बारे में बात किया, ठीक है। ये चीज़ें होती है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं। बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पर हैं, आप समझ जाएंगे। बाकी आप समझ गए होंगे कि समान परिवर्तन गतिशीलता क्यों हो रही है, ठीक है। एक होता है लंबवत में, लंबवत गतिशीलता की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति के समूह की एक ऐसी गतिशीलता जिसमें उसकी आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति या उसके स्तर का समान वृद्धि हो जाए, एक ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला। अब वही चीज़ें थी जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को ना कि भाई आरोही क्रम में होता है, एक अवरोही क्रम में होता है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक होता है निम्न स्तर की ओर बढ़ना, तो अगर कभी आरोही अवरोही ऑप्शन में मिलता है तो भी सही माना जाएगा लंबवत को, और ऊंचाई और निम्न मिलेगा तो भी सही माना जाएगा इसको, ठीक है। दोनों बात सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है। इसमें इसके दो स्वरूप थे, सोरोकिन की भी, ठीक है, वही चीज़ें थी। ऊंचाई के बारे में जरा देखते हैं क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति अथवा समूह के स्तर का समान वृद्धि हो रही है, अब समूह हो या व्यक्ति है, समान वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है, अर्थात वह समाज में निम्न स्तर और उच्च स्तर पर आ रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया ऊंचाई के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है। निम्न से कहाँ जा रहा है, उच्च की तरफ जा रहा है, तो ऊंचाई वाले हो जाएगा। और यहीं अगर हम बात करते हैं निम्नता वाले स्तर पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति या समूह के स्तर या समान में कमी हो जाए, अर्थात वह समूह या व्यक्ति जहाँ पे उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आ रहा है, वो निम्नता स्तर हो जाएगा। अब आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जरा देखिए, कोई व्यक्ति पहले निर्धन था परंतु अब सर लंबवत को वर्टिकल बोलते हैं ना सर? हाँ, लंबवत को सर कभी वो कंफ्यूज रहता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सर। लंबवत को क्या बोलते हैं? फिर खड़ी वर्टिकल, हाँ, लंबवत को वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल हिंदी में सर। हाँ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताइए जरा एक बार। ऊंचाई का समझ में आया? ऊंचाई मैंने भाई वहाँ पर बताया कि मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय, मान लीजिए रानी दुर्गाबाई विश्वविद्यालय का प्रवक्ता कोई है और उसे छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किधर जा रहा है, उच्च की तरफ जा रहा है।
और फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ निम्न स्तर की बात कर रहा हूँ, और निम्न स्तर में मान लीजिए भाई वो प्रवक्ता था, अब प्राथमिक विद्यालय का टीचर बन गए, ये निम्न स्तर की ओर हो गए। तो समझ में आया आप लोगों को कि लंबवत और एक क्षैतिज, एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए यहाँ पर। आ गया सर, आ गया। हाँ मैं फिर आप पूछ। हाँ चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर कि रेल्फ टर्नर सामाजिक गतिशीलता के दो अन्य रूप बताएं, एक प्रदत्त गतिशीलता, एक संघर्ष गतिशीलता। हालांकि अगर हम बात करें व्यक्तिगत तरीके से सामूहिक गतिशीलता भी होती है, अगर हम बात करें लघु रेंज और अगर हम बात करें दीर्घ रेंज, छोटा रेंज की बात करें परास की, या बड़े परास की बात करें तो उसके भी रूप में हो रहा होता है, प्रदत्त गतिशीलता के रूप में भी होता है, संघर्ष गतिशीलता के रूप में भी होता है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, नाम अगर देखने को मिलता है तो टर्नर का, तो टर्नर वो नहीं है, वो टर्मन थे जो बुद्धि का आईक्यू लेवल का उन्होंने सूत्र दिया था, जो क्लासिफिकेशन किया था, ये टर्नर है, वो टर्मन थे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो टर्नर टर्मन समझ लीजिए, दोनों भाई हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रदत्त में क्या था, कहता है कि यह गतिशीलता जिसके अंतर्गत बहुत से लोग एक उच्च वर्ग या पद या समूह या व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को चुन लेता है तो उसे विशेष आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान गतिशीलता प्रदान होती है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाविधि को हम लोग बोलेंगे प्रदत्त। फिर से रिपीट करूंगा, एक उच्च वर्ग या पद या समूह ले लीजिए या कोई व्यक्ति ले लीजिए और आपने एक व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, और ऐसी कंडीशन पर आपने उसका विशेष कुछ ऐसी गतिशीलता थी जिसमें आपने चेंजेस के बारे में सोच रहे थे, आर्थिकता को लेकर, सामाजिकता को लेकर, सांस्कृतिकता को लेकर, सांस्कृतिक, ठीक है, ये चीज़ें। तो यदि कोई राजनीतिक, उदाहरण के माध्यम समझिए, यदि कोई राजनीतिक और धनवान व्यक्ति या विदेश किसी निर्धन व्यक्ति को अपनी ओर से सहायता या पक्ष देकर ऊंचा उठाता है तो उसकी यह गतिशीलता प्रदत्त गतिशीलता कहलाएगी, यही आपकी कहलाती है। यहाँ पर उसने सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में उसका उत्थान किया है उस व्यक्ति का, ये प्रदत्त गतिशीलता होगी। प्रदत्त भी समझ में आ गया होगा कि कोई एक व्यक्ति है और वो विदेश के व्यक्ति को जो निर्धन था उसके पक्ष में जो भी था शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसका उत्थान किया, वो हो जाएगा आपका प्रदत्त गतिशीलता। ये चीज़ें हो जाएंगी। डाटा भी बोल सकते हैं ना, प्रदत्त मतलब डाटा ही होता है, डेटा ही होता है, ठीक है। तो डेटा आप पक्ष के रूप में भी बोल सकते हैं, वो आपका डेटा ही रिप्रेजेंट होता है, डेटा ही बताता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं संघर्ष गतिशीलता के बारे में, इसका अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति संघर्ष अथवा उसके परिश्रम के बल पर उन्नति करते हुए उच्च पद पाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब देखो संघर्ष का मतलब, अच्छा पहले तो मेरा एक सवाल है, संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं संघर्ष गतिशीलता के बारे में, ये कहता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, संघर्ष करता रहता है अपने लाइफ में। आप भी संघर्ष कर रहे हैं कि जेआरएफ आ जाए आप सबका, आप लोगों को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष गतिशीलता है क्या चीज़? अपने परिश्रम के बल पर उन्नति करते हुए पद पाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने परिश्रम के बल पर पा रहे हैं। ये कोई कोचिंग सेंटर वालों का या कोई यूट्यूबर वाला का या मेरा कोई ऐसा कोई योगदान नहीं है आपके लिए। हाँ, मैं सिर्फ मार्गदर्शन देता हूँ, बस इतनी बात करता हूँ, इतनी चीज़ें होती है हमारी, बाकी प्रयास तो आप ही कर रहे हैं भाई। ये चीज़ें मैंने बता दिया, इसके बारे में अब आपको समझना, ये प्रयास तो आपने कहा है। तो इसलिए जो संघर्ष गतिशीलता होती है वो बेसिकली वो परिश्रम को बल देती है और वो अपने स्वयं के परिश्रम पर बल देती है, उसको बोलते हैं संघर्ष गतिशीलता, ठीक है। उन्हें प्राप्त करने के लिए वे सभी कड़ा परिश्रम करते हैं और जो अधिक परिश्रम और प्रयास, चतुराई और संघर्ष करता है वही अपनी इच्छित वस्तु या पद पा लेता है। चतुराई यानी आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ ना, साम दाम दंड भेद अपनाओ, कुछ भी। अब तो भाई पहले अगर ऐसा होता, रिटन वाला डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम होता तो लिख कर लेके चले जाते, ठीक था। अब तो समझ ही नहीं आता कि लिख कर लेके जाते हैं, अगर कॉपी सीरीज भी लेके जाते कहाँ से आएगा, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है, अब फ़ोन चला जाए बहुत अच्छी बात है, फ़ोन चला जाए, अब फ़ोन जाना है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फ़ोन चला जाए, फिर गूगल रहे वहाँ पे, नेट वगैरह रहे, तो फिर अच्छे से आप लोग पेपर करके आए,
फिर इसको बोलेंगे कॉपी। सर हाँ, सर चतुराई। एक मैंने एक न्यूज पढ़ा था सर, मतलब इच्छा शक्ति के बारे में। हाँ। तो उसमें एक आईपीएस महोदय थे, तो अपनी इच्छा शक्ति पर अगर हम बात कर रहे थे संघर्ष गतिशीलता के बारे में, तो संघर्ष गतिशीलता स्वयं के परिश्रम पर बल देता है। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी लाल बहादुर शास्त्री जी का अगर आप उदाहरण देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि जीवन का कितना संघर्षपूर्ण था, परंतु उन्होंने अपने परिश्रम से भारत जैसे एक प्रकार से गाहन गणतंत्र के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। ये तो पता ही आप सभी को है कि भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। यहाँ तक कि भाई सतेंद्र जी भी हैं, इसके इतिहास में आप समझ सकते हैं ये भी कि संघर्ष गतिशीलता, ये भी इन्होंने संघर्ष भी किया। इनका भी नाम जनरल नॉलेज में आता है, आप सबको अच्छे तरीके से पता है ना। तो ये हाँ, तो ये चीज़ें होती है। संघर्ष तो जरूरी होता है, तो स्वयं का संघर्ष। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर कि सामाजिक गतिशीलता का विशेषता क्या हो सकती है। और विशेषता यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो अप्लाइड बनते हैं, फैक्ट नहीं बनते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता एक अच्छा देखो, मैंने शुरुआत में एक बात बोला था, आप लोगों को याद होगा, आप सबको मैंने कहा था सार्वभौमिक होता है, क्योंकि ये बेसिकली सत्यता पर आधारित होता है, इसलिए ये सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है और जो हर समाज में पाई जाती है, इसलिए ये सामाजिक गतिशीलता होती है। और किसी समाज में इसके अवसर कम होते हैं और किसी समाज में इसके अवसर अधिक होते हैं। तो किसी में जो है जिनमें ज़्यादा परिवर्तन होता है या कंटिन्यू जो अपडेटेड होते रहते हैं, उसमें नए नए बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। किसी में परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है। आप किसी संस्था के बारे में भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं केवल गतिशीलता के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में सोचें, आप संस्था के बारे में सोच लीजिए, गतिशीलता क्या होती है वहाँ पर भी। तो वही चीज़ होता है, जो लोग जागरूक होंगे, जो लोग अपडेट होंगे, वो हमेशा उनके परिवर्तन होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, है ना। वो चीज़ें होती है बेसिकली सामाजिक गतिशीलता। और सामाजिक गतिशीलता जो है सामाजिक परिस्थिति में वो परिवर्तन को दर्शाती है। ये भी सही बात है कि जो सोशल स्टेटस है उसको वो बेसिकली दर्शा देती है परिवर्तन को, कि ये परिवर्तन है आपका। फिर कहता है कि सामाजिक गतिशीलता एक जटिल प्रघटना भी है, क्योंकि इसमें दिशा, समय और संदर्भ तीनों का तत्व भी निहित होता है। तो दिशा, समय और उसका रेफरेंस मतलब संदर्भ, ठीक है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट के रूप में वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है। और गतिशीलता ऊपर की और नीचे की ओर समांतर भी हो सकती है। बात तो ठीक है, आपने परिभाषा में देख लिया था ये बातें। जैसे आप लोग जानते हो कि भाई एक उच्च और निम्न वर्ग के आधार पर जब आप विभाजन करते हो तो आपके मन में एक ही सवाल आता है कि सामाजिक स्तरीकरण होगा। ये मैंने कल बताया था आपको रेमंड मुर्रे के द्वारा कि आवाज नहीं आ रही, 36 क्या आवाज़ क्लियर नहीं है मेरी? वॉइस चला गया, वॉइस बात कर रहा था तीसरे पॉइंट में कि जिसमें 3 तत्व एलिमेंट जो होते हैं लागू होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दिशा और समय और संदर्भ, तीनों की तीनों चीज़ें जो है निहित होती है, ठीक है। तो यह चीज़ आप लोग इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि परिवर्तन समाज में व्यक्ति और समूह दोनों अथवा दोनों में से किसी एक की परिस्थिति में से एक हो सकता है। तो ये भी बेसिकली होता है कि व्यक्ति हो या समूह हो, दोनों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। या परिवर्तन समय के अंतराल में भी होता है, ये भी एक विशेषता होती है। सामाजिक गतिशीलता 2 पहलू पर होता है, एक वस्तुनिष्ठता पर भी होता है, एक व्यक्तिनिष्ठता पर भी होता है ना। सिंपल चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, है ना, सारी की सारी चीज़ें। बाकी मैं आपको भी PDF दे दूंगा, आप उसमें भी थोड़ा सा देख लेना सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता की जो माप भी है वो कठिन है, क्योंकि उसकी तुलनात्मक विधि का प्रयोग भी करता है और 2 स्थितियों की तुलना करना काफ़ी कठिन हो जाता है सामाजिक गतिशीलता में, है ना। तो ये इसकी एक प्रकार की विशेषता हो जाएगी। सामाजिक गतिशीलता ये वही है कि व्यक्तियों और समूहों के निजी प्रयास पर आधारित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संरचना के फल है, क्योंकि सामाजिक संरचना ऐसे अवसर प्रदान करती है जहाँ पे गतिशीलता होती रहती है। तो ये भी सही है आपका, भाई व्यक्तिगत तरीके से होगा ही नहीं, कोई सामाजिक तरीका होगा ही नहीं। लेकिन व्यक्तिनिष्ठता होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि निजी होगा, व्यक्तिनिष्ठता होगी लेकिन वो संस्था से रिलेट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना था। आगे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 9 कहता है कि सामाजिक गतिशीलता राजनीति से संबंधित है। जनतांत्रिक संस्था से जो है में आशाएं की जाती है कि सामाजिक गतिशीलता के अवसर बिना भेदभाव के सभी को प्राप्त हो सके, बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके, ये बात सोची जाती है। तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये था सामाजिक गतिशीलता, ये आपका समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे सामाजिक संस्था के बारे में। कोई मुझे बताना चाहेगा सामाजिक संस्था होता क्या है?
सामाजिक संस्था क्या होता है? सामाजिक संस्था वह समूह होता है, जैसे एक परिवार है और जैसे विवाह है, और समाज में जो एक शिक्षित एक चीज रहती है सर, एक संस्था है, विवाह भी एक संस्था होती है सर। परिवार है, और जो लोगों में संगठन होकर किसी कार्य को एक पॉजिटिव सकारात्मक कार्य करने के लिए करते हैं, वो भी एक संगठन कहलाता है सर। चलो ठीक है। वैसे आप एग्जैक्ट सर संस्था का मतलब होता है जिनमें सर कुछ नियम होते हैं सर। नियमों नियम, का जो ये संकलन होता है वो संस्था में होता है, मतलब किसी नियम से बंधी हुई होती है। नियम से बंधी होती, बात ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो विशेष उद्देश्य के लिए होती है। हाँ, एक विशेष उद्देश्य के लिए भी होता है। वेरी गुड। देखो अब मैं अगर बात करूँ सामाजिक संस्था होता क्या है बेसिकली में, ये आप ध्यान रखना सभी लोग कि इसमें व्यक्ति और समिति या संगठन जो बने होते हैं उसमें सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की पूर्ति करता है ये संस्था, और साथ ही साथ उस संस्था के माध्यम से जो असहाय व्यक्ति होता है, जो अपने अधिकारों से वंचित होता है, उस व्यक्तियों की मदद भी करता है ये संस्था। तो वो होती है सामाजिक संस्था। बेसिकली संस्था मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो बेसिकली उसको संगठित किया जाता है। मानवीय आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है क्रियाविधियों के द्वारा, है ना, समाज की संरचना हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है सामाजिक संस्था। अब हम देखेंगे इसमें कह रहा है कि समाज के हित को ध्यान में रखकर समाज के कुछ ही शिक्षित एवं जागरूक लोगों के द्वारा गठित संगठन जो सभी सदस्यों की भागीदारी से कार्य करता है वही संस्था कहलाती है। वही क्या कहलाती है? संस्था। तो संस्था में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि परिवार भी आता है संस्था में, और अगर हम बात करें तो आपका विवाह भी संस्था में आता है, ठीक है। ये विवाह और परिवार, घर, उत्तराधिकार, लेकिन कहीं कहीं बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं परिवार को लेकर। तो बेसिकली परिवार जो है एग्जैक्ट अगर हम बात करें ये समिति का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? समिति का पार्ट है। और आप लोगों से ऐसा प्रश्न तो मेरे समझ से नहीं पूछना चाहिए इसको एग्जामिनर को कि जिसमें दोनों लोगों की भूमिका आ जाए, क्योंकि परिवार की भूमिका समिति में होता है तो समिति से ही तो संस्थाएं, जैसे विवाह तो उसका पार्ट बनेगा, घर, उत्तराधिकार उसका पार्ट बनेगा, तो ये एक संस्था के रूप में आता है। धर्म की अगर हम बात करें, संप्रदाय की बात करें, या उपासना की बात करें, या संविधान की बात करें, या शासन की बात करें, तो ये सभी के सभी संस्थाएं हैं। राज्य जो है समिति है, राजनीतिक दल समिति है, चर्च समिति है, कॉलेज समिति है, परिवार समिति है, व्यापार संघ समिति है, ये सभी की समितियां हैं। हालांकि समझने के लिए यहाँ पे डाल दिया गया है परिवार, तो परिवार को हम एक प्रकार से मानते भी है कि ये समिति के रूप में, समाज संस्था के रूप में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का पार्ट की भूमिका निभा पाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो जो विवाह की बात मैं कर रहा हूँ ये परिवार जो है संस्था का ही उदाहरण माना जाएगा। ये तो सही है आपका, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा दोनों के बारे में सोचिएगा। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है समिति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो अगर विवाह है, परिवार भी है, तो विवाह की प्राथमिकता दे देना आप लोग सबसे पहले, ठीक है। चलिए, सॉरी समिति की बात मैंने किया है ना, परिवार को प्राथमिकता देना। याद समझ में आया ये बात? बताइए जरा एक बार, कि दोबारा से एक बार बोल दूँ एक लाइन में, बता दीजिए सर। एक बार और बोल दीजिए। देखो, परिवार जो है वो है समिति, वो है समिति परिवार। विवाह जो है संस्था है। अगर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से बताइए समिति कौन सी है, ठीक है, तो अगर आप लोगों से वहां पे क्वेश्चन में मिलता है घर, विवाह, धर्म, परिवार, तो परिवार ही आपका सही जवाब होगा। वहां पर परिवार ही आपका वहां पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारी समिति है। आगे बात करते हैं। सामाजिक संस्था होता क्या है? सामाजिक संस्था जो है समाज के हितों को ध्यान में रखकर समाज को ही कुछ शिक्षित एवं जागरूक लोग के द्वारा गठित संगठन जो सदस्यों की भागीदारी का कार्य करता है, जैसे परिवार हो गया, विवाह आदि अभी आपने देखा। और फिर कह रहा है कि सामाजिक समूह की कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप व्यवस्था जो हम संस्था कहते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि हम समितियों का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ समितियों के कार्य करने के कुछ सामान्य नियम और कार्यप्रणाली के भी
कार्यप्रणाली को भी तय करते हैं। तो ये चीज़ें होती है। अभी आप लोग बता भी रहे थे, कुछ नियम होते हैं, नियमों की संरचना होती है, सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं, प्रतीक होते हैं, अमूर्त व्यवस्थाएं होती हैं। ये बेसिकली कहीं ना कहीं विशेषताओं को भी संस्था का रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं। सर जैसे गौरक्षा समिति है सर, तो वो क्या होगी समिति? ये संस्था जैसे गौरक्षा बना लेते हैं कुछ लोग, एक गौरक्षा बना लेते हैं ना, कुछ जागरूक लोग मिलके वो बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर हेल्प करते हैं। हाँ। तो वो क्या कहलाएगा सर? संस्था होगी वो, समिति होगी सर। नहीं समिति होगी सर, वो संस्था नहीं हो सकती। वो उन्होंने संस्था मदद और समिति में हाँ अंतर क्या होगा? देखो, संस्था और समिति का और समिति में अंतर। मैंने संस्था और समिति का अंतर मैंने लास्ट में लिया भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं वहाँ पे चर्चा करूँगा। हाँ, मैं वहाँ पे चर्चा करूँगा आप सबसे। लेकिन आप पूछ रहे हैं एग्जैक्ट में क्या चीज़ें होती हैं इसका, तो मैं एक शब्दों में आप सबको बताना यही चाहूँगा, सिंपल शब्दों में आप समझिए कि समिति बेसिकली क्या होती है। वो एक पारस्परिक सहयोग पर निर्भर होती है, बस एक पर निर्भर होती है समिति। समिति जो होती है मानव समूह से होती है, ठीक है, उसमें सदस्यता का बोध होता है। लेकिन संस्था नियम और कार्यप्रणालियों से इन्वॉल्व होता है, नियम और कार्यप्रणालियों से रूबरू होता है। ठीक है, तो उसमें जब होगा तो बेसिकली संस्था जब होगी फिर मनुष्यों की क्रियाएं पर निर्भर होता है वो संस्था, मनुष्य की क्रिया। अब इन्होंने कहा गौशालाओं के बारे में, तो गौशालाएं बेसिकली क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये संस्था ही होगी क्योंकि मदद भी कर रही है ना वहाँ पे, तो मनुष्यों के द्वारा ही तो उसका बेसिकली क्या हो रहा है, एक प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं, मनुष्यों पर ही निर्भर है वो क्रिया, वो उसकी क्रियाएं, गौशालाएं की क्रियाएं किस पर निर्भर है, मनुष्यों पर। तो आई थिंक यही होगा, बाकी अभी और पढ़ते हैं, है ना। सर इन्होंने पूछा है गौ रक्षा समिति, तो सर उसमें नाम ही समिति आ रहा है, तो संस्था कैसे हो सकती है? अच्छा, गौ रक्षा समिति का नाम कह रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि अगर कोई नाम रख दिया गया समिति तो उसका मतलब समिति ही होगी, ये भी आपको समझना है थोड़ा सा। समिति हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर समिति आपने नाम रख दिया तो समिति ही होगी। ठीक है, बहुत सारे एनजीओ अगर होते हैं तो क्या उसने, जैसे गवर्नमेंट होती है तो उसने अगर कोई काम करती है तो वो नॉन गवर्नमेंट तरीके से काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है। सरकारी भी एनजीओ होती हैं, है ना, आप लोग नाम सुना होगा सरकारी एनजीओ के बारे में। संस्था के अर्थ के बारे में आगे देखते हैं कि मानव के कुछ सामान्य हित और कुछ विशेष हित होते हैं, जहाँ पे समान हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठन को समुदाय कहते हैं। बस सिंपल सी बात है कि सामान्य हित और विशेष हित होते हैं, जहाँ पे सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए जो संगठन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समुदाय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठन को हम क्या बोल देते हैं, एक प्रकार से समिति बोल देते हैं। तो विशेष हित के लिए बनाया गया है गौशालाएं। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है कि विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए जो संगठन है वो बेसिकली क्या होती है, समिति कहलाती है। तो इन विशेष उद्देश्यों का जो है हित का कार्य के रूप में पारित करने के लिए साधन और तौर तरीका, विधियाँ, प्रविधियाँ आदि का उपयोग की जाती है, और उन्हें हम कहते हैं क्या, संस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संस्था, एक प्रकार की समिति और संस्था के बारे में। बोगार्ट्स महोदय ने क्या बोला है कि कहा है कि सामाजिक संस्था जो होती है समाज का वह ढांचा है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए संगठित किया जाता है। फिर मैकाइबर एंड पेज ने कहा है कि संस्था कार्य प्रणालियों का स्थापित स्वरूप होता है या दशा को कहते हैं जो समूह के सामूहिक क्रियाओं को विशेषताओं के बारे में बताता है। ये मैकाइबर पेज कहता है। सदरलैंड कहता है, ये इसकी परिभाषा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका, कि एक संस्था जहाँ पे अनरीतियों और रूढ़ियों का एक ऐसा समूह जो मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो, जहाँ पे केंद्रीभूत हो रहा हो, वो बेसिकली क्या कहलाता है, संस्था कहलाती है। तो बहुत सारे विद्वान हैं जहाँ पे अनेक जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, एक ऐसा संगठन होता है जहाँ पे अनेक सामाजिक कार्य होते हैं, वही आपकी सामाजिक संस्था कहलाती है। बस सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सामाजिक संस्था में एक और बात हम देखते हैं, गिलिन और गिलेन की परिभाषा, ये एक लास्ट परिभाषा है, आप इसे देख लीजिए। एक सामाजिक संस्था सामाजिक प्रतिमान का एक कार्यात्मकता समूह है जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार, मनोप्रवृत्ति, संस्कृति, उपकरण जो होते हैं शामिल होते हैं, जो बहुत कुछ अस्थायी होता है एवं जिनका या जिसका उद्देश्य अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो आपका क्या कहलाता है, सामाजिक संस्था कहलाता है। तो बहुत सारे विद्वान हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है सामाजिक संस्था के बारे में। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब आगे बढ़े, बताइए।
यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखते हैं, संस्था के कार्य कौन कौन से थे? कोई बताना चाहेगा इसके कार्य कौन कौन से हैं? यही कार्य है, सामाजिक नियंत्रण के साधनों का उपाय करना। एक तो ये कार्य बन जाएगा, एक कार्य तो आपका ये बन जाएगा, बात ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें सामाजिक जो है संस्था में, तो संस्था व्यक्तियों के कार्य पदों को प्रदान करता है, ये भी एक कार्य बन जाएगा, पद भी देता है ना, ये भी चीज़ें करता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और भी कार्यों के बारे में, तो एक कार्य है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, मानव आवश्यकताएं जो होंगी उसकी पूर्ति होता है, ये भी सामाजिक संस्था के कार्य हो जाएंगे, है ना। सभी अगर आप कार्य को ही देख लेंगे तब भी आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, है ना। यहाँ पर अगर आप कार्य को भी देख लेंगे तो भी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि सामाजिक जो संस्था है वो संस्था सदस्यों के व्यवहारों के अनुरूप होना चाहिए या उसको अनुरूप लाती है, ठीक है, ऐसा बिहेवियर करता है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाता है। तो बेसिकली ये भी एक अहम भूमिका होती है संस्था की। आगे अगर हम बात करें कि व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है, जाहिर सी बात है, टास्क एनालिसिस करके छोटे छोटे भागों में जब डेटा वो कलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद वो विश्लेषण करती है अलग अलग तरीके से। तो ये भी एक प्रकार से व्यक्ति के कार्यों को सरल बना देना, ये सामाजिक संस्था का ही कार्य हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि सामाजिक संस्था और क्या होती है, संस्कृति का वाहक होता है, ठीक है। तो जिसमें संस्थाएं संस्कृति के वाहक होती है और ये संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहती है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाएं जो है संस्कृति के विभिन्न भागों में रक्षा करती है और आगे आने वाली संतानों को सौंप देती है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, संस्थाएं हैं, ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो जाएगा, समझ में बात आई? बोलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में, संस्थाएं सामूहिक जीवन के व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है, ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई कि सामूहिक जीवन को व्यक्ति को मार्गदर्शित करेगी, कौन करेगा? ये संस्था ही करेगी। बाकी इसके अंतर्गत पढ़ोगे क्या, वही चीज़ें आपको हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि ये चीज़ें होंगी। अब कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, ये अगर याद नहीं है तो मैं करवा रहा हूँ प्रश्न आज शाम को भी, तो हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। तो जैसे संस्थाएं क्या होती है, तो एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ये तो आपका करेक्ट होगा। और प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होता है और उससे उद्देश्य के अभाव में संस्था का अस्तित्व का स्वभाव भी समाप्त हो जाता है। जब उद्देश्य ही नहीं होगा फिर संस्था कहाँ का भाई, ठीक है। तो ये क्लियर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, धारणा भी होती है। धारणाएं क्या होती है, एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, एलिमेंट माना जाता है। और इस धारणा में जो है सामाजिक हित तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। संस्था का विकास किसी धारणा या विचार से होता है और समूह के अस्तित्व की रक्षा करता है और उसको अपनाता है। एक प्रकार से धारण भी आपका रिप्रेजेंट होगा संस्था की विशेषताओं पर। संस्था जो है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में काम करती है संस्था, तो वहाँ पे समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। संस्था किसी उद्देश्य की पूर्ति, स्थापित कार्य प्रणाली और तत्व संबंधी व्यवहार प्रतिमान होता है, जहाँ पे संस्कृति के ज्ञान, विश्वास, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि के व्यवहार जो होते हैं, आदत या रीति रिवाज समावेश होते हैं। इसी वजह से संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई मानी जाती है। यहाँ पे सभी संस्कृति के लोग रहते हैं या सभी संस्कृति के लोगों का कल्याण करता है संस्था। तो ये एक प्रकार की इसकी विशेषताएं बन जाती हैं। ये भी संस्था जो होती है, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो संस्था की बहुत विनिश्चित और लिखित और अलिखित परंपराएं भी होती हैं। ये भी आपका सही होगा भाई, लिखित भी परंपराएं होती हैं, अलिखित भी परंपराएं होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्रतीक पाए जाते हैं, कुछ उपकरण पाए जाते हैं, कुछ व्यवहार के प्रतिमान पाए जाते हैं, कुछ मनोवृत्तियां पाई जाती हैं। ये सभी की सभी चीज़ें लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। तो संस्था का ये भी एक कार्य होगा। लिखित अलिखित दोनों, आप कन्फ्यूज मत होना एग्जाम में, लिखित और अलिखित मिल सकता है आप लोगों को। परंपराएं होती है क्या, तो आप कहना हाँ होती है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न एक बार पूछा गया था। ढांचा की बात अगर हम करें तो ढांचा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। और आपको पता होना चाहिए कि किसी बिना किसी ढांचे के कोई भी संस्था विकसित हो ही नहीं सकती है। और ढांचे का मतलब है नियम और कार्य प्रणाली से है, जिसके द्वारा संस्था का कार्य चलता है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो वही आपका स्ट्रक्चर होता है। निश्चित नियम होते हैं भाई। आप ही में से किसी ने बोला था कि भाई नियमों का बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे जो नियम वगैरह फॉलो किए जाते हैं वो भी एक प्रकार से संस्था के रूप में हो सकता है।
तो प्रत्येक संस्था में कुछ निश्चित नियम अपनाए जाते हैं, और सही नियम और एक संस्था के दूसरी संस्था से क्या करती है, वो पृथक करती है, अलग करती है, यही कारण है नियम। तो उसके संस्था में अलग नियम है, उसके संस्था में अलग नियम है। प्रतीक होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रतीक में सिंबल कि कोई संस्था है तो उसके संस्था को अलग अलग सिंबल बनाए जाते हैं सबके, है ना। तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा संस्था के सिंबल, है ना। तो प्रतीक भी माने जाते हैं। जो है स्वीकृति के अधिकार भी माने जाते हैं। स्वीकृति के अधिकार भी संस्था के क्या माने, विशेषता ही मानी जाती है स्वीकृति की, ठीक है। संस्था जो है तुलनात्मक रूप से अस्थाई भी होता है। तो अस्थाई होता है फिक्स, देखो अस्थाई नहीं होता है, एग्जाम में यही ध्यान रखना आप लोग। अस्थाई लिख देता है तो संस्था अस्थाई नहीं है, संस्था जो है अस्थाई होता है। जहाँ पे समूह के जो भी पिछले समय में या हिस्ट्री, अगर हम विगत समय की बात करें, जो अनुभव और कल्याण की बात करता है, वो बेसिकली तुलनात्मक रूप में ही होता है, तभी वो अस्थाई माना जाता है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे समिति के बारे में। समिति क्या होता है? समिति जो है व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक निर्मित और एक ऐसा संगठन का नाम है जिसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है। समिति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, समिति में। तो आगे अगर हम बात करेंगे समिति के बारे में, तो समिति किसे कहते हैं? समिति कहते हैं कि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की जाती है ये, ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की जाती है। तो जिसमें अगर हम बात करें, व्यक्ति निश्चित उद्देश्य लेकर सम्मिलित होता है व्यक्ति, और यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना जाता है। अब समझ में आ रहा होगा, शायद किसी ने बोला था गौशाले के बारे में, है ना, समझ में आ रहा है भाई? हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की जाती है ये, है ना, संस्था, और ये और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। सर जी, हाँ सर जी, कुछ संस्थाएं टेम्परेरी होती है, किसी कार्य के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर उनको खत्म कर देते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हो। तो ये तो समाप्त हो जाएगा, वो थोड़ी ना होगा समाप्त, संस्था थोड़ी ना होगी, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब। हाँ 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 हाँ, ये वेरी सर संस्थाएं कैसे समाप्त हो सकती है? सर संस्था क्या, सर संस्था का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि संस्थाएं काफी दिनों बाद वो स्टेबलिश होती है और एक साथ खत्म नहीं होती। नहीं, जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, सर वो समिति है। मैं क्या अस्थाई हो, समाप्त नहीं होती, कोई समिति है, कोई मतलब होता है, एक टेम्परेरी होती है, एक तदर्थ होती है, एक होती है मतलब इनका परमानेंट होती है। एक किसी संगठन बनाया, किसी समिति बनाई, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई। हाँ, समिति बना सकते हैं आप, संस्था नहीं बना सकते। संस्था काफी संस्था स्टेप बाय स्टेप बनती है, उसके निर्माण में काफी टाइम लगता है। वो उसके नियम जब बन जाते हैं ना, तो वो चीजें खत्म हो जाती है, पर संस्थाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो नियमों के आधार पर बनती है। समितियां तो क्या है, गौशाला की समिति बना दी, वो 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, उससे मतलब नहीं है। लेकिन संस्था, वो गौशालाओं के जो नियमों की समिति है ना, वो काफी टाइम तक चलेगी, वो संस्था है वो। चलिए, चलो ठीक, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको अब ध्यान रखना है, संस्था जो होता है जनरीतियों का समूह होता है। संस्था एक प्रकार से अगर हम बात करें तो वो अस्थाई होता है, ठीक है, वो समाप्त नहीं होती, ये बात सही है, संस्था नहीं समाप्त होती, समिति समाप्त हो सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी और क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना ले। समिति जो होता है व्यक्तियों का एक वह समूह है जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे छात्र समिति हो जाएगा, और व्यापारिक समिति अगर हम बात करें तो श्रम संघ, और दुर्गा उत्सव समिति होती है वो भी एक प्रकार की समिति थी। जैसे ही दुर्गा उत्सव समाप्त हो जाता है तो उसके बाद समिति भी समाप्त हो जाती है, फिर आएगा तो फिर बन जाएगी समिति, क्या दिक्कत है उसमें, है कि नहीं। अब इसमें कुछ विद्वानों ने कहा कि समिति जो है समान उद्देश्य के लिए संगठित होता है। भाई जाहिर सी बात है, समान उद्देश्य होगा। समिति जो होता है सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक दूसरे से संबंधित है, जो एक निश्चित उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण किया गया है समिति का। ये गिब्सनबर्ग कहते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं कि समिति का प्राय जो मतलब बनता है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के से मिलकर कार्य जो किया जाता है वो समिति होती है। बोगार्ट्स का महोदय का कहने का अर्थ है, ठीक है। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अंतर के बारे में। समिति का तात्पर्य क्या है कि मानव समूह से है समिति, और जिससे सदस्यता का बोध हो रहा है। संस्था जो है नियम कार्य प्रणालियों का श्रृंखला है, एक प्रकार का कलेक्शन है, जो इसे पद्धति का बोध हो रहा है। समझ में आया आपको कि यहाँ पे मानव समूह है, उनकी सदस्यता को समझा रहा है। यहाँ पे नियम है जो कार्य प्रणालियों का इन्वॉल्व कलेक्शन की बात कर रहा है, और इससे पद्धति को समझ में आ रही है। ये पद्धति समझ में आ रही है और यहाँ पे सदस्यता समझ में आ रहा है। तो सदस्यता जो होती है वो समिति में होगी, और जो पद्धति होगी वो संस्था में होगी।
समिति जो है मूर्त होती है और संस्था अमूर्त होता है, ठीक है। तो समिति हम देख सकते हैं, एक प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को, ठीक है। और उसके भाव से अगर हम बात करें तो अमूर्त होती है संस्था। अमूर्त का मतलब वही है जिसको हम टच कर सकते नहीं, छू नहीं सकते। जैसे समाज है, समाज क्या है? समाज मूर्त है अमूर्त है? कोई बताएगा मुझे? एक समाज है, समाज नहीं, एक समाज, एक समाज की बात कर रहा हूं मैं। एक समाज अमूर्त है, और एक समाज मूर्त नहीं अमूर्त, एक अमूर्त है, समाज अमूर्त है, समाज मूर्त है। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी, जल्दी है। मूर्त है सर, एक समाज मूर्त है। अभी लास्ट वाली पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया है, उसमें क्या लिखा हुआ था? मूर्त लिखा हुआ था। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा आप सभी लोग हो रहे हैं। अमूर्त होगा सर। हाँ, एक समाज अमूर्त होगा, एक समाज अमूर्त होगा, है ना, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। समिति का जन्म जो है मनुष्य के सर, द्वारा। एक समाज मूर्त है और समाज अमूर्त है सर। समाज अमूर्त है, एक समाज मूर्त है। जी सर, एक समाज मूर्त होना चाहिए सर, और समाज अमूर्त होना चाहिए, यही मैं सोच रहा हूँ अमूर्त है सर, नोट्स में मैंने देखा सर अच्छा अच्छा, कि IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आपने लिखवाया था कि समाज अमूर्त होता है और एक समाज मूर्त होता है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ सर, आपने बताया था ठीक है, एक समाज को छू के देखा जा सकता है, क्योंकि वो छोटा सा, मतलब वो छोटा कॉन्सेप्ट है, समाज अच्छा, बड़ा अच्छा। कॉन्सेप्ट है, आपने समाज जो बताया। है वो संबंधों की व्यवस्था है और एक समाज जो है वो व्यक्तियों का। नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि समाज जो है वो एक अमूर्त स्वरूप होता है, ठीक है, और एक समाज का जो होगा वो आपका मूर्त स्वरूप होता है, ठीक है। और यहाँ पे संस्था जो होगी वो अमूर्त होगी और समिति जो होगी वो मूर्त होगी। संस्था जो होगी अमूर्त होगी, समिति जो होगी मूर्त होगी। समिति जन्म मनुष्य के द्वारा होता है, संस्था का विकास स्वतः सैन्य सैन्य धीरे धीरे होता है ना, ये होगा। समिति के प्रकृति के अस्थायी, जो समिति है, जो उसका नेचर है वो अस्थायी होता है, और संस्था की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है। तो संस्था जो है अस्थायी, मैंने अभी आपको बताया भी था, दिखाया भी है, यहाँ पर पीडीएफ में मेंशन भी है कि अस्थायी भी था, तो इससे अस्थायी भी होगा और ये अस्थायी हो जाएगा, है ना। तो समिति अस्थायी होती है, दोबारा भी बन सकती है। समिति जो है पारस्परिक सहयोग पर निर्भर होता है, लेकिन संस्था जो है मनुष्यों की क्रिया पर निर्भर होता है। तो संस्था मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं उस पर निर्भर होता है संस्था। प्रत्येक समिति का नाम जो है नाम से जानी जाती है, और प्रत्येक संस्था जो है उसके एक प्रतीक से नाम से जानी जाती है। ये प्रतीक से जानी जाती है, ठीक है, ये प्रतीक हो जाएगा। और नियम पालन के संदर्भ में समिति का अनिवार्यता उचित नहीं माना जाता है, लेकिन नियम पालन के अनिवार्यता उचित मानी जाती है संस्था में। हर समितियों के सदस्य हो सकते हैं और हम संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं। अब ऐसे भी मैं सोच रहा कि संस्था में भी जो वो लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह, ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताने की कोशिश ही की जा रही है कि सदस्य नहीं हो सकते इसके, सदस्य उसके होते रहते हैं, ठीक है। वॉलंटियर के रूप में आ सकते हैं, संस्था में लोग आ सकते हैं वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए, ठीक है, सदस्य नहीं होंगे उसके। समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के संस्था का निर्माण करती है, संस्था जो है समिति का निर्माण करती है, संस्था जो है समिति का निर्माण करेगी। ये आपके लिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा। समिति का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है और संस्था का एक निश्चित ढांचा होता है सामाजिक, ठीक है, और इसका कोई ढांचा नहीं होता है। समिति जो है प्रगतिशील परिवर्तन में सहायक होती है, लेकिन संस्थाएं जो होती है प्रथाओं पर आधारित होने का कारण रूढ़िवादी होती है, ठीक है, रूढ़िवादी होती है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक संस्था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपका हो गया आज कंप्लीट, ठीक है। आज आप लोगों का 8 बजे चलेगा प्रैक्टिस, ठीक है।